आप लोग हमें रोज वीडियो में देखते हैं, हमारी बातें सुनते हैं, चर्चा देखते हैं, विचारों से जुड़ते हैं, लेकिन अब सिर्फ देखना ही नहीं, अब आमने सामने मिलने का मौका है, और वो भी किसी साधारण कार्यक्रम में नहीं बल्कि राष्ट्रवादियों के कुंभ में। द जयपुर डायलॉग्स लेकर आ रहा है कोंकण समिट, मुंबई 21 मार्च को। थीम है अनब्रेकिंग इंडिया। इस वैचारिक संगम में आपके साथ होंगे आदि अचिंत, अभिजीत चावड़ा, अभिषेक तिवारी, एक्स मुस्लिम साहिल, भाषा सुंबली, तहसीन पूनावाला, सुशील कुलकर्णी, प्रभाकर सूर्यवंशी, प्रतीक बोराडे और भी कई प्रतिष्ठित वक्ता। जहां विचार होंगे, संवाद होगा और अटूट भारत के भविष्य पर गंभीर मंथन होगा। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दी हुई है और स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके भी आप आसानी से रजिस्टर कर सकते हैं। देरी मत कीजिए, आइए रजिस्टर करिए और इस वैचारिक संगम का हिस्सा बनिए। नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब बटन दबा के, और बेल आइकॉन भी अवश्य दबाएं। और आप सभी को याद दिला रहे हैं 21 मार्च 2026 को हमारा दी जयपुर डायलॉग्स कोंकण समिट, और जिसमें बहुत सारे लोग होंगे और साथ में उनमें से जो एक होंगे वो हमारे साथ अभी उपलब्ध हैं, यानी कि अभिषेक तिवारी जी। स्वागत कर रहे हैं अभिषेक तिवारी जी का। जी अभिषेक जी, तो ये बताइए, आज तो फिर खेला हो गया ममता दीदी के साथ में। ममता दीदी चली गई कोर्ट और उन्होंने कहा कि ये जो ट्रेनिंग दी जा रही है ECI द्वारा जुडिशियल ऑफिसर्स को, ये तो बड़ी गलत है। तो उनको डांट पड़ गई कि और कौन देगा, कोई और देगा आगे क्या बाहर से? ECI नहीं देगा ट्रेनिंग तो नहीं, वो उनको इन्फ्लुएंस कर देंगे, और वो डिसमिस हो गए। तो चक्कर क्या है भाई SIR से? क्या ममता दीदी बहुत अधिक नर्वस हैं? प्रॉब्लम क्या है? अब सर, सबसे पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। अब नर्वस हैं, चक्कर में भी हैं। अब आप देखिए कि जिस प्रकार से उनको ये उम्मीद नहीं थी ना कि कोर्ट ऐसे रिएक्ट करेगा इस पूरे मामले पे। उन्हें लगा था कि भाई वो स्वयं जा रही है तो कोर्ट कन्विंस हो जाएगा SIR के चक्कर में। लेकिन चुनाव आयोग ने जो एक पॉइंट कही कि हम पश्चिम बंगाल में साफ-सुथरा चुनाव कराना चाहते हैं, निष्पक्ष चुनाव कराना चाहते हैं। मुझे लगता है ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट में सूर्यकांत जी को भी लगता है कि पश्चिम बंगाल में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए था। 2017-18 को 17 में पंचायत जब चुनाव हुआ था, उस समय याद कीजिएगा सर, सुप्रीम कोर्ट में DY चंद्रचूड़ साहब थे। उस वक़्त CJI नहीं थे, लेकिन एक बेंच की बैठक में उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से पंचायत चुनाव में कैंडिडेट अपना नाम वापस ले रहे हैं, उससे तो दिखता ही नहीं है कि बंगाल में डेमोक्रेसी है। ये चीज़ रिपीट हुई, जो इस बार फिर पंचायत इलेक्शन हुई, वहां भी वही स्थिति रहा। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसे 15-20 पहले ही बंगाल को लेकर के बहुत गंभीर केसेस हैं, और जहां पर उनकी और उस सरकार की निष्पक्षता ही क्वेश्चन मार्क में है। जैसे NHRC की रिपोर्ट अभी भी धूल फांक रही है, वो ठीक बात, लेकिन NHRC ने जो कहा, तो मेरा ये मानना है कि CJI सूर्यकांत जी और इस बार अभी जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है पिछले 5-6 महीने से, तो एक तो ये जो सुप्रीम कोर्ट में सेटर गैंग है, जो सेटिंग करके कोई चीजों पे स्टे लगवा लेता है, ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया उनके लिए। इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ होने जाएगा। अब इस दौरान बंगाल चुनाव तो निकल जाएगा सर, अब अगले जब आएंगे तब आएंगे, लेकिन अभी तो कम से कम किसी को कोई राहत नहीं मिल रही है सुप्रीम कोर्ट से लगातार। आज तो पश्चिम बंगाल में एक ममता बनर्जी के मंत्री ने कहा कि स्कूल है या धर्मशाला है। बंगाल चुनाव में CISF की आपने 480 कंपनी तैनात कर दी अभी। अरे अभी कैसे तैनात कर सकते हैं भाई? अभी तो चुनाव नहीं हुआ, SIR कंप्लीट नहीं हुआ, अभी आप तैनाती कर देंगे? इसका मतलब तो आप मैसेज देना चाहते हैं अपने वोटर के बीच में, या केंद्र सरकार जो मैसेज दिलवाना चाहती है अपने वोटर के बीच में कि तुमको सुरक्षित रखने का मेरे पास तरीका आ गया, हम देख लेंगे। अघोषित मैंने बोला ही सर कि एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही अघोषित रूप से ही सही, आधा अधूरा ही सही, लेकिन लिटरली राष्ट्रपति शासन जैसा है, क्योंकि बंगाल के शासन प्रशासन के हाथ में SIR से रिलेटेड अब किसी भी मुद्दे पे कुछ भी है ही नहीं, वो कुछ नहीं कर सकते।
और सर एक और बात, आप से अच्छा इस बात को कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि आपने बिहार में चुनाव कराया रखा है। आप जानते हैं बिहार में एक बड़ा तबका मुसलमानों का 20-30 लाख, वो वेरिएबल आंकड़ा है, जो बंगाल में भी राशन कार्ड बनाए हुए हैं, वोटर आईडी कार्ड बनवाए हुए हैं, जो बिहार से बंगाल में भी रहता है, उसकी पूरी फैमिली रहती है। लेकिन एसआईआर क्या हुआ, पहले बिहार में हो गया, तो वहां के जो डुअल वोटर आईडी कार्ड धारक थे, सबसे पहले पहुंचे बिहार अपना वोटर आईडी कार्ड बचाने। तो बिहार में तो इन्होंने अपना वोटर आईडी कार्ड बचा लिया। अब जिस एआई टेक्नोलॉजी से वोटर आईडी और इन सब का एक्सपोज हो रहा है, उसमें ये फंस गया। हाँ, तो बंगाल में ही इनका पुराना वोटर आईडी कार्ड था, लेकिन अब ये कुछ कर नहीं पा रहे, क्योंकि बिहार में इन्होंने एसआईआर के प्रोसेस में भाग ले लिया, और ये वेरिएबल आंकड़ा है। तो 30 लाख के आसपास और जाने का है, ये फाइनल आंकड़ा पहुंचते पहुंचते कहां पहुंचेगा पता नहीं। अब एक उदाहरण जो कल पश्चिम बंगाल में रिपब्लिक भारत ने एक्सपोज किया, सुनिएगा सर, बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा है। पिता का नाम अयूब शाह और मनोहरा शाह जो है वो मदर है, ठीक है। अब इस डेटा ने, या जिस प्रकार से वोटर आईडी कार्ड बना, इसने कुदरत के निजाम को बदल दिया है सर। कैसे? पहले चाइल्ड का नाम समीर उद्दीन शाह, ठीक है। उसके 4 महीने के बाद अमीर अली शाह पैदा हुए। 1 साल के बाद अमीना शाह पैदा हुई। उसके बाद 1 साल 14 महीने के बाद सागर शाह नाम का हिंदू बालक पैदा हुआ है? उसके बाद 5वां बच्चा 2 साल नहीं, उसके बाद 5वां बच्चा उसके 2 महीने के अंदर पिंकी शाह पैदा हुई। एक उसके 4 महीने के बाद 6ठा बच्चा हैदर शाह पैदा हुआ। 7वां बच्चा फिर 6 महीने के अंदर पैदा हुआ स्वपन शाह, और 6 महीने के अंदर फिर एक और मरजानिया शाह। मतलब 1 साल 18 महीने के अंदर 8 बच्चे पैदा हो गए। एक कमाल हो गया। भाई, हमने तो सुना है कि किसी के लोगों के 200, 250, 300 बच्चे भी हैं। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूं, यही तो, इसीलिए तो ममता बनर्जी भागी भागी जा रही थी एसआईआर में। देखिए सर, मैं बार बार इस बात को कोई नहीं मानेगा, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि आईपैक पे जो ये पड़ा था सर, यही वो न्यूज था सर, ठीक है, आर भारत का। मैंने म्यूट इसलिए कर रखा है क्योंकि आप तो जानते हैं आजकल ये थर्ड पार्टी कंटेंट रहता है तो दिक्कत आती है, बट इसका कंफर्मेशन आप देखिए। तो ममता बनर्जी को पता है कि ये जो 60, 70, 65 लाख, 80 लाख वोट कट रहे हैं, ये वोट नहीं कट रहा है। वो गाना है ना सर, वो बजता है, तूने दिल पे चलाई छुरियां, उस टाइप का कुछ हो रहा है और दिख रहा है। ऊपर से कल अमित शाह जी थे बिहार में। बिहार में तो इस पे चर्चा है, पता नहीं राष्ट्रीय मीडिया कर रही है कि नहीं कर रही है। बिहार तक से लेकर के बिहार वाला एबीपी, जनता जंक्शन, इन सबने चलाया है कि भाई सेंटर एक प्लान कर रहा है कि बिहार के कुछ सीमावर्ती इलाके और बंगाल के सीमावर्ती इलाके, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर और बंगाल के उस पूरे बॉर्डर एरिया को एक्सेस करते हैं, उसको लेके एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए। और कल अमित शाह जी ने कहा कि पहले तो बिहार का जो ये बॉर्डर लाइन एरिया है, इसके 10 किलोमीटर पर जितने इंक्रोचमेंट हुए हैं इनलीगल, सबको बुलडोज करना है, सब वहां से हटाना है, एकदम कंप्लीट साफ। वहां पर अब अर्धसैनिक बल रहेंगे या समय पड़ने पर आर्मी कैंप्स रहेंगे, लेकिन और कुछ नहीं रहेगा। यानी समतलीकरण वाली योजना, या प्रधानमंत्री जी ने जो लाल किले के प्राचीर से कहा था, उस पर सीरियस दिख रही है कि डेमोग्राफी चेंज पर हम एक्शन ले रहे हैं। कल सम्राट चौधरी जो कि बिहार के होम मिनिस्टर, उन्होंने इसको ट्वीट भी किया। यानी बंगाल में दोनों तरह से ममता बनर्जी के लिए अब रिस्क है, क्योंकि भाग के फिर आएंगे अपना घर बचाने, वहां जो वापस पहुंचे। ममता बनर्जी
को समझ में नहीं आ रहा है कि वो सबको हैंडल कर सकती है। वो मोदी और अमित शाह जी के जो राजनीतिक स्ट्रेटजी है उसको भी हैंडल किया जा सकता है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट आउट ऑफ सिलेबस आ गया ना, इसको कैसे मैं हैंडल लाई तो वही थी। लाई वही थी। मैं वही कह रहा हूं ना कि वो जो सुप्रीम कोर्ट में जो सेटर गैंग है ना, आप तो जानते हैं उनसे उस सेटर गैंग को, वो सेटिंग करके माहिर है कि स्टे लगवा लेते हैं किसी भी न्यूज केस में, वो स्टे लगाने में माहिर है। उन्होंने कन्विंस किया होगा ममता बनर्जी को कि अरे स्टे तो लगवा ही लेंगे, इसमें क्या है, होता रहेगा, फिर तब तक निकल जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितना डिले होगा एसआईआर प्रोसेस में, देख लो ममता बनर्जी, चुनाव उतना डिले होगा, और आप जानते हैं फिर समय जैसे कंप्लीट होगा तो ऑटोमेटिकली फिर राष्ट्रपति शासन लगेगा। वो उससे भी बचना चाहती हैं, यानी चुनाव तो किसी कीमत पर ममता बनर्जी भी चाहती हैं कि चुनाव हो, लेकिन जिस पिच पर बीजेपी चुनाव चाहती है उस पिच पर ममता बनर्जी चुनाव नहीं चाहती। ममता बनर्जी कन्विंस भी नहीं कर पा रही हैं अपने लोगों को। ऐसे में स्थिति जो है वो विकराल है। जी। तो ये जो अभी तक जितने 58 लाख पहले राउंड में, 58 लाख जिसको बोलते हैं ASDD, यानी एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड एंड डुप्लीकेट, तो ASDD में वो 58 लाख निकल गए। ठीक है साहब। उसके बाद फिर वो अनमैप्ड वाली कैटेगरी थी। अनमैप्ड वाली कैटेगरी में इन्होंने कोई 34 लाख या कितने के किए थे, ज़्यादा थे, जी। ध्यान नहीं आ रहा मुझे कितने थे। तो उसमें से 10 लाख जो है वो डिलीट हो गए, तो 58 और 10 हो गए 68। अब ये जो तीसरी सबसे बड़ी कैटेगरी है लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वाली, ये सबसे ज़्यादा बंगाल में ही है, और ये 1,34,00,000 है, जी। और इसी को लेके सारा झगड़ा है और यही चल रहा है इस समय। यही चल रहा है। आपकी ग्राउंड इन्फॉर्मेशन क्या कहती है कि ये जो 1,34,00,000 है, इसमें से कितने रहेंगे, कितने कटेंगे? और ये जो 68 लाख कटे हैं, इनको 2 भागों में बाँट लें, भले 1,34,00,000 का अलग बात करें, और ये जो 68 लाख जो कट गए हैं, इनकी अलग बात करें। तो ये जो 68 लाख जो कट गए हैं, इनसे ममता दीदी को क्या अंतर पड़ेगा? क्या ये डेड और डुप्लीकेट वाले जो थे, ये टीएमसी, क्योंकि टीएमसी बड़ी एफिशिएंट है बूथ लेवल पे, तो क्या वो इनके सबके वोट डलवा लेती थी पहले? 100%, 100% डलवा लेती थी। सर क्या बात कर रहे हैं? मैं इस बात को आज से नहीं कह रहा हूं, मैं 2014 के चुनाव में पहली बार इस बात को बोला था कि देखिए भैया, अगर इलेक्शन कराना है आपको, तो देखना पड़ेगा आपको कि बुरके में सलमा वोट डाल रही है या नगमा वोट डाल रही है। पहली बात तो ये क्लियर कर दें। और बंगाल में तो फेमस कहावत है, यार 5 मिनट पहले पहुंच जाते तो अभी-अभी अब्बू वोट डाल के गए थे, उनसे मिल लिए होते। मरहूम अब्बू, मरहूम। तो ये है, ये पॉलिटिक्स का हिस्सा रहा, और यही पॉलिटिक्स लेफ्ट ने भी किया है सर। और इस पॉलिटिक्स को जब ब्रेक करने में कामयाब हुई ममता बनर्जी, जो कुछ ना चला, उस वक्त भी अगर आप देखिएगा एक चीज हुआ था सर, सारे सर्वे ने 2011 में भी एक ही बात बोली थी कि लेफ्ट धूम धड़ाके के साथ 200 सीटें लेके आ रही है, और ममता बनर्जी को किसी सर्वे ने नहीं कहा था कि वो चुनाव जीतेगी, लेके आई 182। अब हुआ क्या था, लेफ्ट में बैठा हुआ जो क्लब कल्चर चलाता था, जो मैन टू मैन मार्किंग करता था, वो बदल गया सर, नंदीग्राम और सिंगूर के कारण। इस बार इनका क्लब कल्चर के अंदर बैठा हुआ, जो कि लगता तो है कि टीएमसी का वोटर है, वो बात खुले माइक पे और इन सब पे टीएमसी की ही करेगा। कौन रिस्क ले इस समय, वो सिचुएशन नहीं। किंतु ऐसी बातें सामने आ रही है कि उसने भी मन बनाया है कि पश्चिम बंगाल को पूर्वी बंगाल नहीं बनने दे सकते। जो सबसे बड़ी फांस ममता बनर्जी के लिए उत्पन्न हुई है इस पूरे इलेक्शन में, वो पूर्वी बंगाल पश्चिमी बंगाल, इसका उनके पास अभी कोई सॉल्यूशन नहीं है। उन्हें पता भी नहीं चल रहा है कि इस स्ट्रेटेजी को कैसे हैंडल करें। परसों भी अमित शाह थे, तो उन्होंने भी यही बोला कि डिटेक्ट,
डिलीट और डिपोर्ट के इस पे पूरे देश में चल रहा है, पूरे देश में मैसिव चल रहा है ऑपरेशन टॉर्च लाइट, और ऑपरेशन टॉर्च लाइट का असर दिखने लगा है। और आप देखिए हर जगह ये वास्तव में, चाहे तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, हर जगह ऑपरेशन टॉर्च लाइट का असर भी दिख रहा है, लोग पकड़े जा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में ममता बनर्जी के लिए जो सबसे बड़ा टास्क होगा, अपने उन वोटर्स को बचाए रखना। वो तो भागे भागे फिर रहे हैं, बंगाल से भाग करके वहां जा रहे हैं। अब जो लोग भाग करके तमिलनाडु और कर्नाटक पहुंच गए ठीक है, लेकिन वो इसका हिस्सा नहीं बन पाए, वो इस वोट नहीं पूरे डालेंगे। वो वोट नहीं डाल पा रहे। अब कंपनियां भी तैनात हो गई सीआईएसएफ की, तो वो डर वाली भी राजनीति नहीं हो पा रही। इसीलिए अगर आप देखिए कि लोकल स्तर पर जो इस वक्त पश्चिम बंगाल में है, आप उनसे पूछिए, जो बीजेपी की छोटी छोटी रैलियां होती थी उसमें बहुत कम पहले भीड़ जुटती थी, अभी वापस भीड़ आने लगी है, लोग जुड़ने लगे हैं, उन रैलियों में लोग दिख रहे हैं। अब बड़े नेता की बात नहीं कर रहा हूं मैं, छोटे स्तर के जो होते गली मोहल्ले वाला, उस टाइप का सभाओं में वो दिखने लगे। तो डर का जब मायाजाल टूटेगा टीएमसी का, तब ममता बनर्जी जानती है कि ये मेरे लिए दिक्कत वाली बात है, इसलिए इतनी बेचैन है। लेकिन ये देखिए, वैसे भी जब एसआईआर होता है तो उस समय भी ये जो पूरा अमला है वो इलेक्शन कमीशन के अंडर आ जाता है। उस तरह से तो नहीं आता जैसे कि आपके मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के डिक्लेरेशन के बाद आता है, तब तो पूरा का पूरा प्रशासन इलेक्शन कमीशन के अंडर में आ जाता है। लेकिन आज भी जो है सब्सटैंशियली तो ये लोग इलेक्शन कमीशन के नीचे ही हैं। लेकिन उसके बाद भी कोऑपरेशन नहीं हो रहा था। नीचे से जो मुझे समाचार मिल रहा है कि जितने भी ये लोग थे कि ममता दीदी ने इनको खरीद लिया था। आप बिल्कुल। समझिए कि जो बीडीओज़ हैं उनको 12 महीने की जगह 13 महीने की तनख्वाह दी जा रही है। पुलिस को 12 महीने की जगह 13 महीने की तनख्वाह दी जा रही है, और लोगों को भी कहा जा रहा है कि तुम लोगों को भी हम 12 महीने की जगह 13 महीने की तनख्वाह देंगे। तो भैया ये 12 महीने की जगह 13 महीने की तनख्वाह देने का सिस्टम अगर बंगाल के अलावा कहीं और आपने देखा हो, आप कृपया मुझे बताएँ। बिहार जैसे सर प्रोग्रेसिव स्टेट में भी नहीं दिया लालू ने। हाँ, ठीक है, मैं इसको 2 तरह से पहले समझाऊँ। ममता दीदी को सोच रही होंगे कि ये पैसा तो काम कर जाएगा, लेकिन ममता दीदी से बड़ी लड़ाई तो शुवेंदु अधिकारी ने जीती। आप और हम जब अब 8th पे कमीशन की बात कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल में टेक्निकली बोल रहा हूँ, 6th पे कमीशन भी नहीं था। कोर्ट से लड़के दिलवाया पे कमीशन। 1 करोड़ से अधिक बंगाली बंधुओं को फायदा होगा डायरेक्ट। परिवार के दृष्टिकोण से देखें तो 4 करोड़ के आसपास पहुंचेगा। एक परिवार में अगर 4-5 भी हुए तो हम एवरेज मान के चलते हैं 5 करोड़ का डायरेक्ट बेनिफिट होता है, और वो बंगाल सरकार ने नहीं किया। वो बिकॉज ऑफ शुवेंदु अधिकारी और उस कोर्ट प्रोसीडिंग के कारण हुआ। ममता बनर्जी तो दे नहीं रही थी। तो एक विश्वास तो ये भी है कि भाई जो आदमी लड़ करके हमारे लिए 7th पे कमीशन की बात करा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, वो तो 8th पे कमीशन जल्दी आएगा तो देगा। ममता बनर्जी तो नहीं देगी, और ममता बनर्जी की सरकार में नहीं मिलेगी। तो हम ग्राउंड के पिक्चर को बहुत अलग-अलग दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करते हैं। ममता बनर्जी को तो हराने में इस बार अगर सबसे अधिक सहायता कोई करेगा, तो उनका सरकार बैठे हुए लोग। एक चौथे पांचवें दर्जे का टीएमसी का कोई कार्यकर्ता किसी अफसर को गाली देके चला जाए, इससे इससे बुरा कुछ नहीं होता। ये समय बीइंग अ बिहारी मैंने देखा है, ऐसा 1998-99 में होता था। आपको तो ट्रेन में ट्रेवल करने का बिहार में अनुभव ही है। क्यों है? और उस वक्त भी आपकी सुरक्षा में जो लोग थे वो किस प्रकार से विवश थे और क्यों नहीं कर पा रहे थे सुरक्षा, ये तो आपको पता होगा। तो वो स्थिति अगर बिहार में 1999 में थी और 2026 में किसी के साथ ये स्थिति बंगाल में हो जाए, तब आप सोचिए कितनी भयावह है स्थिति। इसलिए मेरा व्यक्तिगत रूप से नोएडा के परंपरागत मीडिया हाउस से मैं अभी भी अलग चल रहा हूं कि बंगाल की लड़ाई सर एकदम बराबर की लड़ाई है। जो अपने आपका वोटर्स, आपने तो 129 सीटें दी हैं केवल, और 170 दिए हैं उसको। ये ठीक है, क्योंकि अभी बीजेपी का ग्राफ बढ़ रहा है। फाइनल आंकड़ा हमारे पास नहीं है, ये मैंने आंकड़ा 68 के ही आधार पर निकाला था। मेरा अभी भी मानना है कि कम से कम बुरे से बुरे हाल में
90 लाख 1 करोड़ लोग तो जाएंगे जाएंगे। और तब मैं देखूंगा कि टीएमसी का आधिकारिक वोट बैंक 40% के ऊपर कैसे टिका रह जाता है। जब आप 40% के नीचे स्वयं रहेंगे और भाजपा 40% पर रहेगी और 68 मुस्लिम बहुल एरिया जिसकी आप लोग बात करते हैं, जहां पर बीजेपी का वोट शेयर लिटरली नगण्य रहेगा, तो बाकी जगहों पर गैप कितना मैसिव होगा 230 सीटों पे। इस बात को भी हमें समझना चाहिए। मैं इस वजह से नहीं ये बात कह रहा हूं, या हमारी टीम अभिलाषा भी जब गई थी तो देखिए दिक्कत क्या है, एक तो कम्युनिकेशन मैं तो फिर भी समझ लेता हूं, आशुतोष पांडे या फिर अभिलाषा ये लोग बिल्कुल नहीं समझते। जो लोग जाते हैं वहां से लौट के आते हैं, कहते हैं कैमरे पे बात करने को लोग तैयार नहीं हो रहे। कल धीरेन्द्र पुंडीर सर से बात कर रहा था, बोला कैमरे पर लोग बात नहीं कर रहे, वो भी कलकत्ता शहर के अंदर, और बात भी कर रहे हैं तो नकारात्मक हो रही है चीजें। मैंने बोला आप बताइए कि आप स्वयं कोलकाता के इस वक्त निवासी होते तो आप बोल पाते खुले मन से कि हम तो भाजपा को वोट करेंगे। वो सिचुएशन है, पता नहीं सामने वाला जो अगल बगल पे खड़ा है कौन सा टीएमसी का आदमी है। वहां तो नारा भी बीजेपी ने चलाया था, चुपचाप कमल छाप। तो वहां पर भाजपा जैसे बिहार में बीजेपी के वोटर वोकल होते हैं या आरजेडी के वोटर वोकल होते हैं, दोनों, क्योंकि दोनों में मादा है एक दूसरे के खिलाफ खड़े होने का। इस बात को समझना पड़ेगा हमको। उसी प्रकार से देखिए जितने लोगों ने हरियाणा को समझा, क्योंकि हरियाणा में जो इस बार जिस प्रकार से स्पेशली जाट वोटर वोकल थे, उनके आगे पूरे 35 समाज में कोई भी वोकल नहीं रहा। सारे सर्वे गए, किसी ने 70 सीटें दे दी, किसी ने 80 सीटें दे दी कांग्रेस को, किसी ने 65 सीटें दे दी। क्यों? क्योंकि वोकल समाज एक ही था, वो बोल रहा था उठा के फेंक देंगे बीजेपी को, बाकी लोग चुप थे। अब जब बाकी लोग चुप थे तो ये सारी चीजें होंगी, इस तरह के फीडबैक मिलेंगे। कैमरा बंद कीजिए। बार बार मैं अपने लोगों को भी जब जाते हैं तो एक ही सलाह देता हूं, कैमरा बंद करो और चाय पीते पीते उसके साथ बैठ जाओ, चाय पीने लगो, और बैठते बैठते पूछो अच्छा ये भी तो था जिक्र, ये इसको कैसे देखते हैं, थोड़ा तो लग रहा है। सिंगूर चले जाओ घूमते घूमते, क्या देखो यार नैनो आने वाला था, नहीं आया, कितना बेरोजगारी है। वो धीरे धीरे खुलेगा आपके मूड का वोटर हुआ तो। नहीं तो एकदम पहले दूसरे में भी बोलने लगा कि दिल्ली में भी ऐसा हो रहा है, अमित शाह के जगह पे अडानी का लेके आया, तो समझ जाओ कि वो किसका प्रॉपर है। लेकिन अगर वो अडानी कांग्रेस राहुल गांधी टीएमसी के पिच पे नहीं बोल रहा है और वो बैलेंस करने का प्रयास कर रहा है, इसका मतलब वो उनका प्रॉपर वोटर नहीं है, लेकिन वो प्रदर्शित नहीं करना चाह रहा। वो ये होता है सर, जहां पर डर है, ऐसे कई जगह को हम लोगों ने जीवन में कैप्चर किया है, कवर किया है। बंगाल में सर डर तो है। बंगाल में अगर आपको भाजपा का वोटर खोजना है, आप न्यू जलपाईगुड़ी चले जाइए, एकदम आपको फीड भी नॉर्थ बंगाल तो देखिए देखिए सीधी सीधी बात है। एक तो नॉर्थ बंगाल है, नॉर्थ बंगाल में सीटें सिर्फ 56 है, ठीक है 294 में से 56 सीटें हैं, 56 की 56 दे दो। फिर मैं आपका वो बात जो नहीं ये है कलकत्ता के आसपास का नॉर्थ और साउथ 24 परगना मिला के 65 सीटें हैं, 3134। 11 सीटें आपके कलकत्ता की है, कलकत्ता मेट्रोपॉलिटन एरिया की। कितनी हुई? 76। 16 हुगली, 16 हावड़ा, 32 32 76 और 32 108। अब ये जो 108 सीटें हैं, इसमें से क्या भाजपा 40 जीत सकती है? नहीं जीत बिल्कुल सकती जीतेगी। तो पावर में नहीं आएगी। नहीं नहीं बिल्कुल, इसमें से 40 नहीं, इसमें से इस बार आप देखिएगा 60 के ऊपर जीतेगी सर। थोड़ा ज्यादा हो गया, मुझे तो समझ नहीं आ रही ऐसी बात कैसे भाई। ये तो यहाँ तो आपके कलकत्ता में आज तक एक सीट भी नहीं जीती है, अब बात क्या हो सही है। जाएगा? नहीं नहीं बिल्कुल बात हावड़ा सही है। में कलकत्ता एक सीट नहीं जीती है। बिल्कुल। आप हुगली में जरूर जीत गई थी, हुगली की लोकसभा आप सीट भी आप एक बताइए बार सर, जीती हुई है। 1 सेकंड के लिए हम 2024 और 2021 के विधानसभा को हटाते हैं, आप आइए 2019 के लोकसभा में बीजेपी 18 सीटें जो जीती थी उसको कन्वर्ट कीजिए सीटों में। 18 × 7
126। मैं ये नहीं कह रहा हूं, कहां कहां कन्वर्ट हुई थी, नंदीग्राम साइड कन्वर्ट नहीं हुई थी वो सब सीटें। भाई वो तो ठीक है, आपने वेस्ट मिदनापुर की तो सीट जीती थी ना, खड़गपुर। इस बार हार जीती गए। थी, इस बार हार गए। तो इस बार ईस्ट जहां मिदनापुर जीत रही है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि अगर आप 2019, 21 और 2024 के चुनावों को देखें, ऐसी 100 एंड ऑलरेडी 141 सीट्स है जहां पर बीजेपी कभी ना कभी विधानसभा के दृष्टिकोण से एज पे रही है और जीती है, बढ़त में रही है। यही तो मार्क कर रही है बीजेपी इस बार बीजेपी 170 ऐसी सीटों को मार्क कर रही है कॉन्फिडेंस के हिसाब से कि भाई यहां पर हम 110% जीत सकते हैं, 100% जीत सकते हैं, हमारे पास एज रहा है। 141 वो, इसके अलावा 29 ऐसी सीटें हैं, वो सीटें जहां पर ये कॉन्फिडेंट है कि हम यहां पर जीत सकते हैं। पुश करना पड़ेगा अपने आप को, वही काम तो चल रहा है, वही काम चल रहा है। आप अभी हो सकता है इन दिनों आपके और स्वयंसेवकों के बीच में थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप रहा हो। नहीं, स्वयंसेवकों की मतलब तो स्वयंसेवक तो सब हमारी भाषा में ही है, वो कहते हैं हम नहीं बोल सकते, आप बोलो। नहीं, वो तो सही बात है, ये सच्चाई है। यही बात तो लोग नहीं समझ रहे हैं, जो लोग ऊट पटांग बातें कर रहे हैं। कुछ लोगों ने कुछ बहुत सारी बातें कही, तो मैंने कहा कि भाई एक आदमी तो अपनी ईमानदारी की कीमत चुका रहा है, जितने इल्जाम लगाने हैं लोगों को लगा लेने दीजिए। हमने तो देखा है कि किस प्रकार से क्रिकेट एसोसिएशन में जो करप्शन था उसको तोड़ा है किसी ने, लेकिन खैर समय समय की बात है। ये डिफिकल्ट फेज दुनिया में सबके साथ आता है। अरे जब ये क्या वो डिफिकल्ट फेज है। हमने गाने का लाइन है वो, ललित मोदी जैसों से 2-4 हाथ कर लिए, ये लोग क्या चीज है। अब दिक्कत यही बात है ना कि अब ललित मोदी मोदी के साथ वो आपने हाथ कर लिए तो यही वो एक ऐसा व्यक्ति था जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों में इक्वली पावरफुल था, हाँ, इक्वली बिल्कुल पावरफुल। इक्वली। और निसंदेह उसने जितना क्रिकेट को नुकसान पहुंचाया, भारत को नुकसान पहुंचाया, वो ठीक बात भी नहीं थी। मैं वहां जा नहीं रहा हूं, मेरा वो काम नहीं है। मेरा काम इतना है कहना कि तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई, छोड़िए। हम लोग वापस बंगाल पे आते हैं। लोगों का काम है बोलना, क्योंकि जो मैं पर्सनली आपको जानता हूं, आप मुझे जितना जानते हैं, वो जो हमें जानते ही नहीं उनका क्या कहना है। भाजपा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है सर, भाजपा संघ का बहुत अच्छा वहां पे सिंक्रोनाइजेशन है, बहुत अच्छा काम चल रहा है। भाजपा बंगाल की पार्टी के अंदर जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है उसको हालांकि अमित शाह जी ने एड्रेस करने का प्रयास किया पिछले 2 मीटिंग में भी, लेकिन वो अभी भी मुझे कहीं कहीं दिख जाती है। अगर नहीं दिखती तो मैं चर्चा नहीं करता। अगर इस चीज को इन लोगों ने बहुत अच्छे से हैंडल कर लिया ना सर, सरकार बनाएगी सर इस बार, चाहे कोई सर्वे। आप अभी आशावादी हैं। मैं लेकिन हमेशा मैं आशावादी होता हूं सर, इसमें कोई बात नहीं। मेरे जो कुछ भी बात हो रही है सभी में सब तो कह रहे हैं कि साहब मामला जो है अभी भी टेढ़ा ही है। लोग बाग अभी भी कन्विंस नहीं है कि अगर उन्होंने वोट नहीं दिया और ममता फिर जीत गई तो फिर क्या होगा। सबसे बड़ा डर यही है। अब इस अब डर का कैसे उपचार किया जाए। देखिए, ये 2 बात हो गई। एक तो वही बात मैं कह रहा हूं कि आखिर समय में कौन अपने वोटर को अपने बूथ तक लेके जाता है और वोट, क्योंकि कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका निर्णय जयपुर डायलॉग्स अभिषेक तिवारी शो नहीं करेगा। जो लोग ईवीएम में बटन दबाएंगे जब टी वाली आवाज आएगी, उसी के हिसाब से कैलकुलेशन होगा और फाइनल आंकड़ा वही आना है। अब अगर वोट ही नहीं आप दिलवा पाया, अपने डरे हुए लोगों को वो कॉन्फिडेंस नहीं दिला पाया, तो क्या होगा। इसी कारण ये न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आखिर अगर ये डर नहीं है तो इसको क्या कहते हैं। एक और न्यूज शेयर करते हैं। वेस्ट बंगाल इलेक्शन 2026 स्कूल है, धर्मशाला है, बंगाल में एसआईएफ की तैनाती पर ममता बनर्जी के मंत्री का सवाल। अब मैं इन माननीय मंत्री जी से एक बात पूछना चाहता हूं, चुनाव में अगर अभी तो 480 कंपनियां लगी हैं, ठीक है, मेरा मानना है कि इस बार कंपनियां भरमार रही, भयंकर। और वो जो दाव चलाने का है ना कि चुनाव हो जाएगा तब देखेंगे, वो चल ही नहीं पाएगा।
क्योंकि लड़ाई ही इसी बात की है कि हो जाने दो वोट। अगर टीएमसी वोटर को नहीं रोक पाई भाजपा के, और भाजपा के वोटर ने वोट कर दिया, जैसे कि आपको एक चीज, वो उदाहरण याद होगा जो इस बार चुनाव आयोग ने किया कि नहीं 2 अपार्टमेंट है तो अपार्टमेंट के अंदर ही बूथ बना दिया। अब वहां टीएमसी वाला कुर्सी लगा के थोड़ी ना बैठ पाएगा सर, वो कैसे करेगा? तो बूथ की संख्या इस बार बढ़ा दी गई है। बूथ की संख्या बढ़ी है, वो एक अलग हेडेक है टीएमसी के लिए। भाजपा का फोकस सिर्फ 230 सीट पे, 230 सीट्स पर दे आर वर्किंग। वो 294 पे तो फोकस ही नहीं कर रहा है। उसको पता है टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं करना है। पिछली बार ये गलती की थी इन लोगों ने, इनको बड़ा भ्रम था, और वो लोग जो टीएमसी से आयातित किए थे, इस बार देखिए सर नहीं कर रहे हैं वो गलती। सबसे बड़ा चीज अगर आप इस चुनाव और 2021 चुनाव में अंतर देखेंगे, ना तो अमित शाह, ना तो मोदी जी या XYZ कोई भी लीडर टीएमसी पे, बंगाल पर बात कर रहा है, ममता बनर्जी पर पर्सनल अटैक नहीं कर रहा है। मोदी जी समझ गए जो गलती मेरे खिलाफ विपक्ष करते हैं वो गलती मुझे नहीं करनी थी, मेरे से वो गलती 2021 में हो गई थी, करवा दी गई थी, पर्सनल नहीं होना है। क्योंकि महिला वोटर जो 2021 में ममता बनर्जी के साथ एक तरफा थी ना, इस बार वो एक तरफा नहीं मूड है। महिलाओं से बोलिए अपने भी सोर्सेस को थोड़ा और बात करने के लिए, खुल के रिजल्ट मिलेगा। अलग अलग क्लब में नहीं, थोड़ा बाहर निकले क्लब से, बाजार वगैरह जाएं और फिर वहां जाके बात करें। जी तो अब जरा चलते हैं थोड़ा सा दूसरे जो इश्यूज चल रहे हैं, और एक तो उसमें से ये है कि साहब की योगी जी जापान में है, और योगी जी ने जापान में भगवा का पूरा वहाँ धमाल कर दिया है, और उसको देख के साहब के हमारे लोगों को, कई सारों को जो है वो पंचमक्कारों को बड़ी मिर्ची लग रही है। तो उनको समझ लेना चाहिए कि भाई भविष्य तो यही है। तो सबसे पहले सर आपको कैसा लगा? मिर्ची का स्टॉक जो है और बढ़ा के रख लो, भविष्य में यही होना है। जैसे कि देखा आपने, वो आरफा खानम कहीं गई थी नोएडा में किसी में, उसमें वहां जो है वो महिलाओं अरे ने सर उसकी ऐसी उसका तैसी कर नाम दी। उसने महिलाओं ने ऐसी तैसी कर दी ना, उसको बिल्कुल निरुत्तर कर दिया। उनको मेजोरिटेरियनिज्म सिखा रही 90% थी। वाली बात नहीं बोलनी चाहिए थी, ज्यादा चोट लगा होगा। मतलब 90% वाली जो बात बोली ना, वो नहीं तो तो हम लोगों ने लोगों कह की दिया ना कि गलत बोल रही है, यहाँ 99.9 है। इसलिए मैंने बोला अब ये तो हम लोग वाली थ्योरी है, वो चलने नहीं देंगे। एक्स्ट्रा अपनी जो तादाद है नहीं उसको बढ़ाने का कोशिश मत करो। वो वाला अच्छा, एक महिला ने वहां बोल भी दिया उस औरत को, हिंदू महिला ने वो उस मुस्लिम औरत को बोल भी दिया कि देखो तुम्हारे प्रोपेगेंडा ये सब हम लोग जानते हैं जो है। पर योगी जी का जापान में जिस तरह से वो गए, स्वागत हुआ, भगवा को जिस प्रकार से पहन के वो गए, वो सब अलग बात है। मैं इस पूरी यात्रा को दूसरे दृष्टिकोण से देख रहा था। देखिए सर, इसको संघ कैसे प्रचारित कर, कितना खुले दिल से स्वीकार्यता बना रहा है, किस प्रकार से प्रचारित कर रहा है, किस प्रकार से इंडोर्स करता है। ये वो शैली है सर, उसको हम अलग ढंग से देखें, जिसको कहते हैं कि हाँ अपने हैं, एक्सेप्टेबल है, और यही वो साइन होता है जो ऊपर से मिलते हैं। अभी भी कुछ दिन पहले कुछ फर्जी लोगों ने अफवाह फैलाई थी कि अरे संघ प्रमुख गए, ये हुआ, वो कहा। ऐसी कोई बातें नहीं। हाँ, सभी मुद्दों पे बातें हुई होंगी। जो मेरे सोर्सेस कह रहे थे वहां पे यूपी में, उन्होंने कहा कि भाई लेट्स फोकस ऑन 2027, उसको कैसे ये करना है, उस पर चर्चाएं ज्यादा हुई। तो अगले दिन मोदी जी भी मेरठ में थे, तो वहां भी उन्होंने कहा। तो ये बहुत लोगों की दुकान बंद करने वाली स्थिति है। क्या जब मोदी जी, अमित शाह जी बोले कि 10 साल से यहाँ पे योगी जी की सरकार चल रही है, तो चीजों को ठीक भी कर लिया गया है,
कुछ लोग अंदर में जरूर राजनीति, दुनिया में ऐसा कोई है ही नहीं जहां राजनीति नहीं होती, क्योंकि अंदर की राजनीति से ही ऊपर उठ करके आदमी पद को पाता है। तो पहली राइटिंग अंदर की राजनीति होती, किंतु इन सबको ठीक किया गया है। और तब जाकर के जापान की तरफ, और जापान में आप देखिए जिस प्रकार से बीजेपी नकारात्मकताओं से घिरी हुई थी, योगी जी का जापान जाना उनके लिए भी सुखद रहा और राष्ट्रवादियों के लिए भी सुखद रहा। कम से कम ये चीज तो जरूर मैं देख रहा हूं, पॉजिटिव्स बहुत हैं। आलोचना करने वालों का अगर अखिलेश यादव साहब विवेक है और उस पे वो चल रहे हैं तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। जापान और सिंगापुर दोनों यात्रा है। एक तो मैं ये भी देखता हूं कि हाँ ठीक है, विवेकानंद जी के बाद पहले ऐसे रहे हैं संत जो खुले में 4 जोड़ी भगवा कपड़ा में विदेश घूम रहे हैं। ये इनकी सिंप्लिसिटी को भी बताता है और भारत का भविष्य कितने सशक्त हाथों में जाने वाला है ये भी बता रहा है। हमें इस दृष्टिकोण से भी इसको देखना चाहिए। बाकी जय जय सिया राम है। तो फिर हमारे अखिलेश जी का क्या होगा? मैं देखिए तमाम उठापटक के बावजूद जो पिछले 1-1.5 महीने से चला है, उसके बाद भी मैं कह रहा हूं यूपी में योगी जी 300 जीतेंगे। जो लोग यही सोचते हैं एक सेकंड के लिए, मैं ह्यूमन साइकोलॉजी की ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में हम लोगों ने पढ़ा था, जो लोग डर में ही है कि मान लीजिए कोई है केंद्र में। वैसे मैं इस थ्योरी को पूरी तरह से खारिज करता हूं, क्योंकि मैं अटल आडवाणी जी के दौर से इस चीज को देख रहा हूं। लेफ्ट की पत्रकारिता का स्टैंडर्ड है, सेट प्रैक्टिस है। मान लीजिए आप ही की थ्योरी है और आपका मानना है कि भाई अमित शाह जी हटाना चाहते हैं मोदी जी को। क्लिप मत काटना भाई, मैं पहले ही बोल रहा हूं, मान लीजिए क्लिप कट हुए, पता नहीं किस कॉन्टेक्स्ट में काट लें, तो वो तो और डर से फिर मोदी जी को, योगी जी को जिताने के लिए वोट करेगा। फिर तो और ज्यादा वो कन्विंस हो जाएगा इस चैप्टर पे कि भाई अब तो जिताना ही जिताना है योगी जी को। अब तो 240-50 की बात ही नहीं, अब तो 300 सीटें दिलानी है। तो जब वो हुआ था ना 300 2022 में यही तो हुआ था ना। पहले तो जब आ रहे थे ओपिनियन पोल तो वो तो 140 ही दे रहे थे। आया जाके 2019 270 के में ऊपर। लोकसभा में क्या हुआ, और ज्यादा डरे लोग कि मोदी के हटा। मैं आरा में एक जगह पीरो, आप एक बूढ़े बीड़ी बीड़ी फूक रहे थे और भैंस वैंस लोग चरा रहे थे और पूरा आम का बागान था, बगीचा था। हम लोग पहुंचे, चाचा किसको वोट कीजिएगा? कह रहे हैं ई सरव सब मोदी के हटावे खातिर रफेल रफेल चिल्ला रहे हैं। मोदी जी उठा के पटक दिए हैं सबको। वोट कहां है? बोला एकदम मोदी को जिताएगा, मोदी को जिता के एकदम और मजबूत कर रहा है। तो वो जो फियर फैक्टर था ना, जो मीडिया ने उस वक्त फैला रखा था 2019 में, मोदी जा रहे हैं, मोदी जाएंगे, वो 282 से इनको 300 पे लेके गया। तो अभी जो ये जन्म ले रहा है और बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी की भावना है सबके अंदर कि अगर योगी जी चले जाएंगे तो हमारे तो वहां भी शुरू कर दिया ना, उत्तर प्रदेश में भी। क्या वो कल कौन सा कविता, अखिलेश यादव जी ने कविता चलाई थी क्या? उनके समर्थक ही बोल रहे हैं आने दो, सामान्य वर्ग वालों को उठा उठा के पटकेंगे। वो वीडियो पॉपुलर हो रहा है ना ट्विटर वगैरह हर चीज पे, तो बढ़िया है। तो मैं तो कहता हूँ ना, वो कंचना यादव जैसे लोग जो है वो उत्तर प्रदेश में कम थोड़ी है। नहीं, कंट्रोल से बाहर है, भारती कंट्रोल से बाहर है। क्यों? वो राजकुमार भाटी ना, क्या नाम है? राजकुमार भाटी वो पूरी जिम्मेदारी लेके बैठा है, बोला मैं बर्बाद कर दूंगा समाजवादी पार्टी को, आप देख लीजिएगा। लोगों को लगता होगा कि समाजवादी पार्टी का एसेट है, पर वो दृष्टिकोण नहीं है ना हम लोग जैसा। वो एसेट नहीं है। इस प्रकार के लोग जितनी ये बयानबाजी करेंगे उतना अच्छा रहेगा। और अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है चुनाव, अभी से देखिए तेवर बदल गए। अच्छा लगता है मुझे। मैं ऐसे लोगों को मना भी नहीं करता बोलने से, बोला खूब बोलो, जितना बोलोगे उतना अच्छा है देश हित में। दूसरा साहब, उधर धर्मेंद्र प्रधान जी के मिनिस्ट्री में एक और कांड हो गया है, तो क्या होने वाला है? देखिए, ये आप मानिए सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध साजिश तो, मतलब न्यायपालिका के विरुद्ध साजिश तो हो रही है। कैसे कैसे साजिश हो रही है मैं आपको बताता हूं सर।
ये एनसीईआरटी सिर्फ किताब तक नहीं, स्वतः संज्ञान तो लेना ही था। आप देखिए कि जज साहब के घर के अंदर जले हुए नोट और बोरे में नोट फेंकवा देना, ये साजिश नहीं थी? जिस प्रकार से ट्विटर और सोशल मीडिया पे माहौल बनाया गया, मान लीजिए रेप में पेनिट्रेशन को लेकर के एक जजमेंट आ गया, आप पूरी जुडिशरी को आप बदनाम करेंगे महाराज? नहीं, वो जजमेंट गलत थोड़ी है। भाई मैं टेक्निकली बताता आप हूँ, देखेंगे, नहीं, मैं टेक्निकली कारण बोल रहा बताता हूँ। हूँ। नहीं, क्योंकि ये बात हुई नहीं है, वो आपने मैसेज कर दिया, क्योंकि लोग कानून तो समझते नहीं। कानून जो है कि पेनिट्रेशन के अलावा भी बलात्कार हो सकता है, ये तो आपका 2013 में है। उसके पहले का बिल्कुल। जो लॉ है, उसके पहले का लॉ तो बिल्कुल क्लियर है कि विदाउट पेनिट्रेशन देयर कैन बी नो रेप। और ये जो केस है, ये 2004 का है। तो जज ने 2004 में लॉ जो है वो उसी दिन का अप्लाई होगा जिस दिन वो घटना हुई है। तो उसमें 2004 में यदि घटना हुई है तो 2004 का जो लॉ है वही अप्लाई होगा। और लोग कह रहे हैं कि साहब कि 2013 में लॉ बदल गया, वो क्यों नहीं अप्लाई होता? वो नहीं अप्लाई हो सकता। मैंने यही इस पे प्रोसीजर एक है। शॉर्ट बनाया था, अब आप ऐसा नहीं लोग जो मैंने है, वो जो भाई लोग जो हैं, जो लॉ नहीं समझते, तो हम उनका क्या कर सकते हैं? नहीं, मैंने इस पे शॉर्ट्स बनाया था और मैंने द बोला जज था कि इज नॉट देखिए रॉन्ग, द जज इज नॉट भारतीय रॉन्ग। न्याय संहिता आ गया है, अप्लाई हो गया है। इसका ये मतलब नहीं कि कंप्लीटली आईपीसी और ये सारी चीजें खत्म हो गई। जो आईपीसी में नहीं, मान लीजिए जिस दिन वो जो चल लॉ रहा है। था, वो हाँ, चलेगा। ये अगर ये बात 2000 नहीं। अगर 2024 का केस है, तो 2024 का केस आईपीसी में ही ट्राई होगा, वो बिल्कुल बीएनएस में ट्राई नहीं होगा। नहीं होगा। वो ऐसा नहीं, अमित शाह जी ने सदन में भी ये बात कही थी, ऐसा नहीं। वो थोड़ा-सा लोगों को सुनने में कन्फ्यूजन हो जाता है, इस वजह से ऐसा है। अब यही मैं कह रहा हूँ कि जो सारी चीजें हैं, उसको लेकर के और सर कम से कम न्यायपालिका एक चीज तो नहीं चाहेगा ना कि आप उसके इमेज को ऐसे अगर करिकुलम चीज का इसमें डाल देंगे। आप लिख सकते हैं क्या कि नेता चोर होते हैं 7th या 8th क्लास के सिविक्स के चैप्टर में। उसका फिर बच्चों के ऊपर परसेप्शन क्या बनेगा सर? तो ये ब्लंडर तो था ही। आप मानिए या ना मानिए, आप नहीं कह सकते ना। आपने वो पढ़ा है? क्योंकि वो जो चैप्टर है वो तो वायरल है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। उसमें तो ये लिखा है कि जुडिशरी में करप्शन से डील करने का क्या मैकेनिज्म है, ये बताया गया। मेरा क्वेश्चन ये अगर है, अगर इसी हेडिंग को ये कह देते, हाउ जुडिशरी डील्स विद करप्शन, तो बिल्कुल सही होता। दैट वुड हैव बीन बिल्कुल द करेक्ट डिस्क्रिप्शन, जो भी नीचे जो मटेरियल है उसका। बिल्कुल सही होता, बिल्कुल सही होता। उसका देखिए उन्होंने कर दिया करप्शन इन जुडिशरी, तो केवल हेडलाइन ही तो रॉन्ग है। बाकी जो नीचे लिखा हुआ है उसमें कौन सा जुडिशरी का अपमान कर दिया गया भाई? मैं ये मुझे तो पूछता लगता हूँ, है जजेस ने वो पढ़ा ही नहीं, बिना पढ़े ही जो है वो बमाका नहीं कर पढ़ा दिया। होगा। मैं मानता हूँ सर नहीं पढ़ा होगा, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ आपके एनसीईआरटी के लेखक और इन लोगों को बेसिक अंग्रेजी नहीं आती, तो मेरी प्रॉब्लम नहीं है सर। अर्थ का अनर्थ तो बनेगा ना। आप देखिए कैसे खेल होता है, इवन हम न्यूज आर्टिकल्स में जो पढ़ते हैं, ये सेट प्रैक्टिस है। कैसे खेल होता है कि एक तांत्रिक ने हिंदू बच्ची का ये किया, तांत्रिक का नाम मोहम्मद अफजल, नीचे कहीं कोने में लिखा हुआ है टाइम्स ऑफ इंडिया में, और एकदम तंत्र मंत्र तो इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, उसका तो कोई लेना देना नहीं है, तो तांत्रिक का भी कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, त्रिमुंडधारी का फोटो लगाएंगे, बड़ी दाढ़ी बनाएंगे, तो इसका अर्थ क्या निकलता है अगर ऊपर में हम हेडिंग पढ़ते हैं तो? साधु। आप मानिए या ना मानिए, अर्थ यही निकाला जाता है, साधु। तो आप पूरे समाज के साधुत्व पे प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। तो ये वो भी एक फोटो जो थी निकाली तो गई थी अंधविश्वास के लिए, महाराष्ट्र की, हाँ, जिसको फिर अभी महाराष्ट्र में, अब खैर ये वाला ब्लंडर तो लेकिन खैर वो अलग। जो वो सामने आने के बाद उन्होंने विड्रॉ कर लिया, ये तो है। वो ठीक है सर, सामने आने के बाद आपने विड्रॉ किया। विड्रॉ कर लिया, लेकिन भाई ये जो लेफ्टिज्म घुसा हुआ है आपके हर ऑर्गन में, खास तौर से ब्यूरोक्रेसी में, जुडिशरी में, इसका क्या करोगे? कैसे निकलेगा ये? ये तो पहला जो है वो कार्य होना चाहिए था।
आपके पास एक कंसेंसस होना चाहिए। आप कहते हैं कि साहब कि हम आइडियोलॉजी वाली पार्टी है। आइडियोलॉजी तो कंफ्यूज्ड है। रातों रात नहीं होगा सर, इनसे अरे नहीं यार होगा। 12 साल हो गए, कोई आपको दिखा कुछ कोई चैनल बनते हुए? मैं देखिए, मैं बहुत आशा जिससे बात करो आप बीजेपी में वो कंफ्यूज्ड है, जिससे बात करो आप स्वयंसेवक से आरएसएस के, वो कंफ्यूज्ड है। उसका कारण है, मैं वो अब आपने सही क्वेश्चन पूछा है, क्यों इतना कंफ्यूजन है, ये राइट क्वेश्चन हुआ सर। अब तो मैं अभी भी नए अध्यक्ष जी को टाइम दे रहा हूं, जो बीजेपी के नितिन नवीन जी हैं। ये जो बीच का पीरियड आया है ना सर, संवादहीनता भाजपा का कल्चर नहीं था सर। भाजपा में बहुत अच्छा संवाद होता था, कोई कुछ भी प्रश्न पूछता था, बड़ा अच्छा उत्तर मिलता था। भाजपा ने अप्रोच लाइन चेंज की। अच्छा, एक और बात मैं आपसे पूछता हूं, आप बताइए कि भागवत जी के पहले, ओ सॉरी, आदरणीय भागवत जी के पहले, कुछ लोग गाली देने लगते हैं इसलिए, आदरणीय भागवत जी के पहले किसी स्वयं सेवक के प्रमुख जी को आपने देखा कि मीडिया से ऐसे बात कर लेंगे? मीडिया वाले की हिम्मत थी कि वो चला जाए और संघ प्रमुख से कोई क्वेश्चन कर ले? जाते ही नहीं थे, बोला वो हमारा काम नहीं है। अब एक्सेस और अप्रोच और दायरा बढ़ाने के चक्कर में किसी के पास जा रहे हैं, सबके पास जा रहे हैं, बोला जो आ जाए वो ठीक है। किंतु ये रणनीति जो है विध्वंसकारी है। आप मानिए ना मानिए, आपकी श्रद्धा है। जो रिजल्ट आ रहे हैं, जो आउटपुट दिख रहा है उसका 10-12 सालों में, वो तो कम से कम दिख ही रहा है कि विध्वंसकारी है। ऐसे लोग पहुंच जा रहे हैं जिनका संघ से कोई लेना देना नहीं, वो भी कविता पाठ कर रहे हैं। अरे हमारे चाचा के दादा जो पापा थे, वो तो एकदम बाल कालने से जा रहे थे स्वयंसेवक। अरे उस वक्त जन्म नहीं लिया था भाई, क्या बात कर रहे हो यार। चाटुकारिता में फेंके जा रहे हैं, फेंके जा रहे हैं, सब स्वयंसेवक बने फिर रहे हैं। एक अंतर आया है सर सत्ता में आने के बाद बीजेपी में, जो मूल रूप से भाजपा के 20-30 लोग खड़े थे 2014 के समय, भाजपा जब जीती तो और बाहर के लोग ज्वाइन किए, वो 20-30 लोग पीछे चले गए। 2019 में जीती तो समझिए वो 20-30 लोग के आगे 5,000 की भीड़ चली गई। वो 20-30 लोग जो मूल रूप से भाजपा के समर्थक थे, अब वो 5,000 लोग आगे खड़े हैं, उनकी आवाज और पीछे चली गई। उससे हुआ ये कि वो 5,000 की वॉइस तो फिर भी इको कर रही है उनके अंदर, लेकिन जो मूल राष्ट्रवादी थे, जो राष्ट्रचिंतक थे, जो हमेशा से साथ थे, उनकी आवाज बहुत पीछे चली गई। उनके अंदर निराशा का भाव जन्म नहीं लेगा, मैं मानता हूं, लेकिन सबके अंदर नहीं लेगा। उस प्रकार के लोगों में यह विश्वास करना थोड़ा कठिन है। आज तमिलनाडु में एक बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है कि वो पनीर सेल्वम जो है वो डीएमके ज्वाइन कर रहे हैं। तो इस पे तो साहब ये तो बड़ा धक्का है आपके एनडीए कैंप को। क्यों? जब एंटी इनकम्बेंसी होती है ना सर, तो आप अपनी पार्टी से रजनीकांत को ज्वाइन करा लीजिए, सचिन तेंदुलकर को ज्वाइन करा लीजिए, नहीं बचेंगे। एंटी इनकम्बेंसी थी ना, सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा कांग्रेस ने भेजा ना, नियम बदल के भेजा, भारत रत्न भी दिया, नियम बदल के भारत रत्न दिया। राज्यसभा के लिए तो नियम बदलने की आवश्यकता नहीं थी। एंटी इनकम्बेंसी समाप्त नहीं हुई ना, पनीर सेल्वम को ज्वाइन कर लेने दीजिए। सब अपनी हसरत मिटा ले। इस बार तमिलनाडु में इनके लिए बहुत मुश्किल है। एक तो विजय का मैं मानता हूं कि कुछ भी होगा तो 20% के ऊपर लेके ही आएगा वो वोट, 100%। वो प्रशांत किशोर नहीं बनने जा रहा। नॉर्दर्न बेल्ट के मीडिया को मैं बता दूं, और बहुत आश्चर्यचकित कोई ना हो, 25% को भी वो ब्रेक करे तो वो नहीं बनने जा रहा प्रशांत किशोर। वोट है, लोगों का प्रेम है। बड़ी बात ये कि वोट किसका काटेगा? हाँ, मैं वही बोला, बड़ी बात ये कि वो मेजॉरिटी डीएमके का वोट काट, डीएमके क्या वोट पैदा कर लेगी? डीएमके वोट पैदा नहीं कर पा रही है।
90 लाख कटे हैं, आपका सेट बना बनाया 90 लाख तमिलनाडु के अंदर सर, बना बनाया इतने दिनों से जो आपने किला बना रखा था ना, वो भी टूट गया है। तो ज्वाइन कर लेने दीजिए। वो हसरत भी लोग एक और समाचार ताजा ये है कि साहब की केजरीवाल और सिसोदिया जी, उन दोनों को डिस्चार्ज कर दिया गया, मतलब चार्ज तक फ्रेम नहीं हो पाया उनके पास। तो सीबीआई कर क्या रही थी इतने दिनों से? ये एक और नैरेटिव जो है, मैं सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछूंगा, भाजपा के मित्र बुरा ना माने, सिर्फ 2 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये उठेगा कि भाई ये पूरा का पूरा मनगढ़ंत था, आपने जबरदस्ती फ्रेम किया, ठीक है, एक पहला प्रश्न ये उठेगा। हालांकि कोर्ट और ये आगे जाए या जाए वो बात की बात है। दूसरा, अगर ये सही था तो क्या सीबीआई और ईडी के लोग इतने इनकॉम्पिटेंट हैं कि आपके पास कोई साक्ष्य ना बने? फिर आपने वो खबरें मार्केट में क्यों दी? अच्छा, स्वयं दिया मीडिया हाउस को कि आज ये टूट करके इसने हमारे पास ये स्टेटमेंट दिया है, आज ईडी के पास ये राज उगल दिया गया है इसके द्वारा, आज ढिमकाने के द्वारा। तो वो कोर्ट प्रोसीडिंग का जब हिस्सा बना और ये सब बना, तो क्या तुक्का पलटी मार गए सारे आपके एविडेंस? बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि क्या वास्तव में कांग्रेस इकोसिस्टम के बीच में 10-12 साल जो ये सरकार चलाए हैं, क्या इनके पास इतनी काबिलियत नहीं है कि एक कॉम्पिटेंट अधिकारी ये ढूंढ पाए? क्योंकि अगर ये इनके कॉम्पिटेंस पे सवाल नहीं उठेगा तो दूसरा सवाल सीधे सरकार पे चिपकेगा कि आपने फ्रेम किया, और केजरीवाल रो करके बोलेगा कि भैया देखिए, मैं तो बोल रहा था कि मैं केजरीवाल चोर नहीं है, केजरीवाल बेईमान नहीं है, मुझे फंसाया गया। तो शुरू कर दिया उसने पूरा नाटक ऑलरेडी। अच्छा, ऑलरेडी शुरू कर दिया है ना? वेरी हाँ, गुड। हाँ, ये हाँ। जानना होता है। देखिए, मैं केजरीवाल जी को बहुत अच्छे से जानता हूं, इस मौके को केजरीवाल जी चूक जाएं, ऐसा संभव ही नहीं ये है। तो फ्री हिट है, ये तो फ्री हिट है। फ्री हिट पे ये आदमी कभी चूकते? ये तो फ्री हिट मिली है। और आप देखिए पंजाब में क्या होगा। कांग्रेस के लिए चैलेंज हो जाएगा भाई, एक ऐसा चुनाव जहां पर कांग्रेस के लिए सब कुछ सेट था, एक ऐसा चुनाव जहां कांग्रेस को हारना ही नहीं चाहिए। ये चुनाव पंजाब की मैं बात कर रहा हूं, अगर वहां पे इसके कारण पूरा गेम बदल जाए, मतलब उसके लिए तो दोषी बीजेपी ही होगी। लेकिन मैं अभी भी मानता हूं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की इस लड़ाई में पंजाब का भला हो ना हो, केजरीवाल का भला होता हुआ मुझे साफ दिख रहा है। बड़ी कहानी, ये बड़ा टर्न अराउंड है, बड़ा न्यूज है। इस पर तो व्यापक चर्चा होनी चाहिए। इस पे तो भाजपा के अब ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो लोग देशद्रोही भी बोल रहे हैं, गद्दार भी बोल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या। लेकिन क्वेश्चन तो इस पूरे मैटर पे उठेगा ही आपसे। अब आपको जो बोलना है बोलिए, लेकिन देखिए इसमें भी कोई बलि का बकरा ढूंढ लिया जाएगा, किसी का सस्पेंशन हो जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी। है तो साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि वही वाली बात बार बार आ जाती है कि इनको ये पता ही नहीं चल पाया कि कॉम्पिटेंस जो है वो भी कोई चीज होती है। केवल लॉयल्टी, केवल निष्ठा उससे काम नहीं चलता। वो कॉम्पिटेंट लोग नहीं होंगे, ये सही होगा। पूरे एजुकेशन सिस्टम का, एजुकेशन मिनिस्ट्री का हाल देख लीजिए। एजुकेशन मिनिस्ट्री में जिस तरह से एजुकेशन मिनिस्टर ने वहाँ पे किया कार्यक्रम। तो आइए आज की चर्चा को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम। जय श्री राम।